सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने लैटिस एंथैल्पी वगैरह से थोड़ी बहुत चीजें डील कर ली थी, फॉर्मल चार्ज देख लिया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया था, राइट। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है बेटा वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। देखो बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए, जैसे कि आयनिक बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी थी। एक, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बेटा आप लोगों को ये बात तो पता है कि आपके पास जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो तभी बनते हैं जब आपके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिनके पास वैलेंसी +1 +2 +3 होनी चाहिए और दूसरे एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनके पास वैलेंसी -1 -2 -3 होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू, वो 0.9 रहनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यू है पॉलिंग स्केल पर तो आपके पास आयनिक बॉन्ड को फेवर करता है। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना अच्छा आप लोगों का बॉन्ड बनता है। और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ओवरऑल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारे को पता है कंपाउंड बनता ही इसलिए है ताकि वो मिनिमम एनर्जी के कंडीशन में आ जाए। ठीक है, मिनिमम एनर्जी। बट याद रहे मैं आपसे पूछता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर आयनिक बॉन्ड, तो वो कह देगा एक ऑप्शन है मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी मिनिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी दे देगा वो मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और चौथा ऑप्शन दे देगा वो मैक्सिमम एनर्जी बट मिनिमम स्टेबिलिटी। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? तो बेटा हाँ आपके पास ऑप्शन आएगा डी, यानी कि स्टेबिलिटी तो हमारे पास जो कंपाउंड बना है उसकी मैक्सिमम होती है और वो कब होती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आती है, मिनिमम आती है। ये आपके पास कंपाउंड की स्टेबिलिटी का केस बनता है। अब जो हमारे पास बॉन्ड बन गया है उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि बॉन्ड को देखने के कुछ तरीके होते हैं और वो बॉन्ड के पैरामीटर्स क्या क्या हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहला है बॉन्ड लेंथ। क्या है बेटा हमारे पास? बॉन्ड लेंथ। देखो बेटा अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ तो बॉन्ड लेंथ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, ये सारी चीजें हम लोग करा चुके हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बिल्कुल यही आता है। एक आपके पास अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आयनिक बॉन्ड बना है तो यहाँ पर क्या होगा Na से लेकर और Cl तक का जो बॉन्ड होगा इसके बीच जो दूरी होगी इन दोनों न्यूक्लियस की वो आपके पास क्या आएगी, बॉन्ड लेंथ है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मेरे पास लेट्स से दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है Na और एक कंपाउंड है Cl और दूसरा कंपाउंड में क्या देता हूँ CS और Cl। आप मुझे बताइए इन दोनों में से जो आयनिक बॉन्ड है वो किसका स्ट्रॉन्ग है? NaCl का। CHCl क्यों नहीं है बेटा? साइज डिफरेंस का के यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। Na और Cl हमारे पास बेसिकली कंपैरेटिबल साइज है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है वो किसका अच्छा आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें हमारे पास आएगा वो आपके पास आता है। याद रखना आयनिक बॉन्ड अच्छा होगा तो चींटी चींटी की दोस्ती अच्छी होगी और हाथी हाथी की दोस्ती अच्छी होगी। समझ पा रहे हो? यानी कि जो छोटे छोटे हैं अपने आप बॉन्ड बनाने। अब यहाँ पे ना हाथी और चींटी वाली चीज हो रही है। सीजियम इतना बड़ा हो रहा है, क्लोरीन छोटा सा है, तो इनका बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन सीजियम आयोडाइड के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो अच्छा बनेगा, क्योंकि सीजियम भी हाथी है, आयोडीन मतलब हाथी का मतलब नीचे से आके साइज बड़ा हो। ठीक है, तो दोस्ती होने की अच्छी अपने जैसों के साथ। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है कि कौन सा हमारे पास जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आपके पास आता है। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूँ कि NaCl और NgO इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बेटा? आप लोगों को कौन सा लग रहा है NaCl और NgO में से? Y। अगर NgO है तो, और अगर NaCl है तो Y। NaCl क्यों है बेटा? अगर NaCl है नहीं, ऐसा नहीं बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऑक्साइड वगैरह खेल, यहाँ पे खेल अलग है। और कोई आंसर देना चाहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। नहीं, ये भी आंसर नहीं आएगा।
एक्चुअल में यहाँ पर आप लोगों को और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। याद कीजिए जब मैंने आप लोगों को आयनिक बॉन्ड बनाया था उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनका जो फोर्स है वो दिया जाता है F = KQ1Q2/R²। अब होता ऐसा है कुछ कि यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है, चार्ज जो है Mg पर और O पर कंपेरेबल टू Na और Cl को 4 टाइम्स ज्यादा है। देखो ना, Mg की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, इसकी 2 पॉजिटिव और इसकी 1 और 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी 2 और 2 हो जाएगी Mg और O के लिए। तो हमारे पास किसका चार्ज ज्यादा आ जाएगा? MgO का, क्योंकि इसके पास हमारे पास चार्ज फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे पास MgO का बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर पाया जाता है एज कंपेयर टू NaCl। अब जो बॉन्ड लेंथ है इसमें आपको एक चीज और जो आपको पता रहनी चाहिए वो क्या है बेटा, कि आपके पास जो बॉन्ड है वो आपने देखे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से इन 3 बॉन्ड को देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। यानी कि आप लोगों के पास सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? थोड़ी ज्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब आप ऐसे समझना कि उनके बीच में फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गर है। यानी कि ये वाला जो है एक ही बॉन्ड से होल्ड करके रखा है, तो मैक्सिमम जो फोर्स हमारे पास इसी केस में आ जाएगी ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो छोटा होता जा रहा है, जितना छोटा हो जाए फोर्स बढ़ रही है। बेसिकली कहानी तो ये है कि आप डिस्टेंस छोटा कर रहे हो तो फोर्स तो बढ़नी है, R²। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ हमारे पास जैसे जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? हमारे पास कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड एंगल। देखो बेटा, बॉन्ड एंगल का जो खेल है एक्चुअल में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करेंगे तब बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिक समझ लेंगे कि जब हम लोग वहां पर करेंगे तो डिटेल में होगा, लेकिन अभी के लिए बेसिक समझने के लिए आप लोगों को मैं बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ चीजें बताया। देखो, हमारे पास किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट किस तरीके से जुड़े हुए हैं इसका डिपेंडेंस बॉन्ड एंगल पर रहता है। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर का मॉलिक्यूल मैंने उठा दिया है। वाटर का मॉलिक्यूल जो आज तक हम लोग सीधा H2O लिखते थे वो दरअसल में कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर इनके बीच में एंगल जनरली पाया गया है 104.5। हालांकि ये एंगल कितना होगा ये आप लोगों को जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक स्टैटिक वैल्यू रहती है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो इतना डिग्री का एंगल होना चाहिए था। अब ये 104 डिग्री 5 मिनट का एंगल है, ठीक है, 104 डिग्री 5 मिनट का एंगल है, और ये डिग्री और मिनट वाली चीजें हम लोग फिजिक्स में कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि कोई भी एलिमेंट है इसके एंगल किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास दिए गए कंपाउंड में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। याद रहे, जितने ज्यादा बॉन्ड पेयर होंगे उतना हमारे पास बॉन्ड एंगल में डेविएशन कम होगा। ऐसा क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं वो आराम से स्टेबल है। उसके बाद आते हैं हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यानी कि देखो, अब हमारे पास दूसरी कहानी थी, एक बॉन्ड पेयर की होती है, एक लोन पेयर की होती है। लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे मान के चलो इसके पास ये लोन पेयर, ये एक्स्ट्रा हमारे पास लोन पेयर। अब ये लोन पेयर का सिंबल ऐसे दिखाते हैं बेटा, हम लोग इसको हटा के ऐसे दिखाएंगे, हम लोग आगे सीख लेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी इसी की आने वाली है। तो ये हमारे पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर ना इसको रिपेयर करता है, बॉन्ड पेयर भी इसको रिपेयर करता है, बॉन्ड बॉन्ड भी आपस में इसको रिपेयर करते हैं, लेकिन इस रिपल्शन का एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर हैं इनमें सबसे मिनिमम रिपल्शन पाया जाता है, और इसके बाद इनसे ज्यादा रिपल्शन जो देखा गया वो देखा गया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यानी कि ये वाला केस है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में इससे ज्यादा रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा और थोड़ा सा कम हो जाएगा। और लास्ट केस जो आएगा मैक्सिमम रिपल्शन का, वो आता है जब आपके पास लोन पेयर आपके पास रिपल्शन होगा। तो ये मैक्सिमम केस में आप लोगों को देखा गया है कि किसके केस में आपके पास रिपल्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से आपके पास
आपके बॉन्ड एंगल की कहानी आपकी एनसीईआरटी बताती है। और ये सारी चीजें जैसे हम लोग मेजर करते हैं, किससे करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है, उससे मेजर करी जाती है। नॉर्मल अपने जैसे हम लोग सोचते हैं प्रोटेक्टर वगैरह से, उससे नहीं, ठीक है। तो इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। देखो बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी एक्चुअल में हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। बॉन्ड एंथैल्पी होती है कितना अमाउंट ऑफ हीट या तो रिलीज हो रही है बॉन्ड के बनने पर, या उल्टा आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसके बेस पर आप लोगों के प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। जब भी आप लोग किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हो, यानी कि एनर्जी सिस्टम के अंदर देते हो, ऐसे केस को आप लोग बोलते हो एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस केस में हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। लेकिन दूसरा केस होता है जब आपका बॉन्ड बन जाता है। जब आपका बॉन्ड बनता है, ये आपका क्या है, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि आपको बॉन्ड तोड़ना है। तो जब डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड होगा तो बेसिकली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और क्योंकि आपका बॉन्ड बना हुआ है ना, इसे तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी दोगे तो सिस्टम ने हीट क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन कहानी उल्टी भी हो सकती है। कहानी ये हो सकती है कि आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी बेटा रिलीज आउट होती है, और ऐसे केस में आपके पास प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोला जाता है, जिसमें आपकी हीट सिस्टम से बाहर आती है। इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं कि भैया हीट आपके पास क्या हो गई है, इवॉल्व हो गई है, यानी कि बाहर निकल गई है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है। एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है, अगर यहाँ पर देखते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी यूनिट हम पहले भी कर चुके हैं, किलो जूल पर मोल होती है, जब हमने चैप्टर नंबर 3 में रखा था। यहाँ पर देखिए प्लीज, फॉर एग्जाम्पल द HH बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन इज 435.8 किलो जूल पर मोल। कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप लोग H2 में से आपको HH अलग निकालना था, तो आपने क्या किया, बॉन्ड को डिसोसिएट किया। बॉन्ड को डिसोसिएट करने का मतलब आपके पास प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास प्रोसेस एंडोथर्मिक रहता है, उस समय पर आपके पास जो एंथैल्पी, जिसको हम लोग डेल्टा H से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव आती है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि H2 की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो हमारे पास क्या है, आपकी 435 पॉइंट समथिंग, ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है। लेकिन अगर आप इसी चीज को आगे, जैसे N2 को तोड़ा है तो यहाँ पर आप देखो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ गई, O2 को तोड़ा है तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ गई। ये क्या बताना चाह रहा है, पहली बात तो कि जितने जितने बॉन्ड बढ़ रहे हैं, जैसे H2 में हमारे पास क्या था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है बेटा। O2 की बात करेंगे तो O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास यहाँ पर भी आप इसे तोड़ेंगे तो इसकी एनर्जी हमारे पास कुछ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी। कितनी आ रखी है यहाँ पे, 498 आ रखी है, 435 से बढ़ गई। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, यानी कि नाइट्रोजन का बना दिया। देखो नाइट्रोजन में अगर आप NN तोड़ रहे हो तो उसके लिए और एनर्जी लगेगी, और यही तो मैंने आपको पिछली बार बताया था जब मैं आपको बॉन्ड लेंथ बता रहा था, कि जब हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। और स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और वो आपको यहाँ से दिख रहा है कि आपको इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HCl के बॉन्ड, अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास सिस्टम है, होमोन्यूक्लियर सिस्टम है। होमोन्यूक्लियर मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ही आपको तोड़ना था, लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि HCl केस हमारे पास क्या आता है, हेट्रोन्यूक्लियर, क्योंकि इसमें एक H है और एक Cl, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है। अब इनके जो बीच का बॉन्ड तोड़ोगे वो हमारे पास 431 आ रहा है, यानी कि हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर की बॉन्ड एंथैल्पी जनरली कम पाई जाती है एज कंपेयर टू द होमोन्यूक्लियर। बट ये भी हमारे पास डिपेंड करता है। हाँ बेटा,
हेटेरोन्यूक्लियर मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस हो गए ना, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया। वहां पर आप दोनों केस में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हटा रहे थे, यहाँ पर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के न्यूक्लियस को हटा रहे हैं। बॉन्ड जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के न्यूक्लियस के पीछे बना हुआ है। जब आप इन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपके पास जो एनर्जी रिलीज आएगी उसकी वैल्यू कुछ आएगी, कम होती है जनरली, बट इसकी सारी वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। जैसे H2O की दे रखी है, OH की दे रखी है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज पूछा जाता है। लेकिन एक चीज और जो आपसे पूछी जाती है वो ये है कि HCl चलो सिंगल मॉलिक्यूल है, मैंने मान लिया कि एक H का निकाल लिया और Cl का निकाल लिया। यहाँ पर आपके पास H2O का अगर बॉन्ड दे दिया तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, H2O में हम लोग बॉन्ड को देखेंगे कैसे टूट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर H2O में हमारे पास स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही था, दो OH बॉन्ड है ना। अब ये दो OH बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते। होता क्या है कि H2O अगर इस स्ट्रक्चर में है तो अभी तो ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जो आप पहला बॉन्ड तोड़ोगे उसमें आपको एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल है भैया अभी तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो बेटा इसकी जो एनर्जी आप लगाओगे क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जब एक बॉन्ड टूट चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ OH बचा, पहले तो H2O बचा था, तो एक बॉन्ड जब आप पहला बॉन्ड तोड़ोगे उसमें एनर्जी ज्यादा लगाओगे, लेकिन जब आपने एक बॉन्ड तोड़ी तब तो बॉन्ड में O और H का बचा, और इस O और H में O को अलग करना और H को अलग करना है, कहीं तो यही है हमारे पास। तो उस केस में हमारे पास बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी, एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी। अब यार तो बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, एक बार ज्यादा एक बार कम, तो हम कौन सी वाली वैल्यू को लें? तो बेटा इसके केस में हम लोग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी को निकालते हैं, और जो हमारे पास एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आती है वो कैसे निकाली जाती है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट जो पहले रही होगी इस बॉन्ड को तोड़ने में, जो आपने एनर्जी दी होगी, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। आपके पास जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वो आपकी नेट वैल्यू मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही हो सकता है 3-4 बॉन्ड तोड़ने पड़े। जैसे कि अब मैं कहता हूँ CCl4, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो पहले C और 4 बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? Be1 plus Be2 plus Be3 plus Be4 plus डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज मीन वैल्यू निकालते हैं, और एवरेज मीन वैल्यू आप लोगों ने फिजिक्स में सीख के आ चुके हैं कैसे निकाली जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर का। देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो इस टॉपिक को भी मैं यहाँ पे बस आपको हल्का सा बताऊंगा। रीजन क्या है कि हमारे पास एक आगे टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी यहाँ पर जो बता रही है वो बताना चाह रही है कितने बॉन्ड आपके पास बेसिकली शेयर हो रहे हैं बिटवीन द एटम्स, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। जैसे कि वो कहता है NN का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 3 है, HH का बॉन्ड ऑर्डर कुछ 1 दे दिया है ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें आ जाती है। दिक्कतें क्या आती है? ये बॉन्ड ऑर्डर ना हमारे पास फ्रैक्शनल भी आ जाता है। एनसीईआरटी आगे तो बताता है कि फ्रैक्शनल होता है, लेकिन इस बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड से अटैच है हमारे पास, इसलिए तो मैंने बोला कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। आपको जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, अभी एनसीईआरटी कितना कह रही है उतना बता देता हूँ। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी तब हम लोग पूरा डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे, तब आपको आराम से समझ में आएगा। अभी तो ये है कि कितना बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे NN है, N और N के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 3 बॉन्ड। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका। O और O के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 2। तो आपके पास ये कितने बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका? 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो एनसीईआरटी इतना कहती है। अब जैसे एनसीईआरटी एक और चीज कहती है हमसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे कि F2 और O2 2 नेगेटिव। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन 9 9 18, यहाँ पर भी 16 और 2 ले लिया 18, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है, 1 आता है दोनों का। यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है? सेम पाया जाता है। अब ये 1 2 3 कैसे आया, इसका पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। और जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हमेशा जो है इतना ही आएगा। बेटा ये वैल्यू चेंज भी होती है, ये वैल्यू 1.5 भी आ सकती है, 2.5 भी आ सकती है, 0.5 भी आ सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखेंगे? जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ लेंगे तब हम लोग इस चीज को देखेंगे।
ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके थे, O3 का, CO3 नेगेटिव का, सारी चीज देख चुके थे। एक बार आप इतना नोट करके रीड कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की तरफ। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम लोग रेजोनेंस वगैरह सब देख लिया, फटाफट से जंप मारते हैं पोलैरिटी पे। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, देखो बेटा आप लोगों को ये बात पता पड़ गई है कि जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करते थे उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, इक्वल शेयर हुआ करते थे। और कोवेलेंट बॉन्ड भी होमोन्यूक्लियर के केस में, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, यानी कि जितने भी डायटोमिक हैं ये सारे होमोन्यूक्लियर होंगे। लेकिन अगर आपके पास हेट्रोन्यूक्लियर हैं तब कहानी सेम नहीं होती, तब आपके पास वहां पर दिक्कत है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं H और Cl, यहां पर देखा जाता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, और बेटा आप लोगों का बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। एक्चुअल में आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली ना तो कोवेलेंट होता है और ना ही प्योरली आयनिक होता है, यानी कि नो बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट और नो बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। कोई भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, और कितना होगा वो जब मैं आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव क्लास में करा दूंगा कि इसमें कॉम्पिटिशन में क्या आएगा, मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा कि इसमें से क्या रहता है। अब यहाँ पर इस कोवेलेंट बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर तो था ही, लेकिन वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या था, कितना था, उससे एक्चुअली हम लोग पोलैरिटी बताने वाले। पोलैरिटी में हमारे पास जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ थोड़ा सा चार्ज शिफ्ट हो जाता है। जो चार्ज हमारे पास आता है उसको हम लोग डायपोल मूवमेंट से बताते हैं। किससे बताएंगे? डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट को हम लोग नापते हैं डिवाइड में या डेटी। अब आप लोगों के पास डायपोल मूवमेंट क्या होता है अगर ये चीज पूछी जाए तो इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, और ये बराबर होता है चार्ज कितना था मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस, यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से लेकर क्लोरीन के न्यूक्लियस तक की जो लेंथ थी, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डायपोल मोमेंट इनटू चार्ज। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, और लेंथ की यूनिट क्या हो गई मीटर। तो डिवाइड में हमारे पास लेंथ क्या होगी कूलम्ब मीटर। अब एक आता है कन्वर्जन फैक्टर, तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 डिवाइड इज इक्वल्स टू 3.3 into 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। ये डेटा आप लोग वैसे पूछा तो नहीं जाता है पर आपको याद रहना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, चार्ज इनटू लेंथ, इसका आपका डायपोल मोमेंट रहता है। अब जैसे HF हो गया तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो पोलैरिटी होगी वो हमारे पास बेसिकली फ्लोरीन की तरफ जा रही होगी। पोलैरिटी का मतलब है कि आपके पास जो चीजें है ना कुछ इस तरीके से सेपरेट है कि आपके पास एक प्लस है और एक माइनस है, और आपके पास जो बॉन्ड शिफ्ट होगा वो किस तरफ होगा बेटा, हमारे पास टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन क्या ये बात हर जगह सही होगी, क्या ये बात हर बार सही होगी, ऐसा कहना गलत है। आप लोगों की एनसीईआरटी भी हमसे कहती है कि इसमें ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जैसे मेरे को HF का अगर बताना है तो मैं इसके बॉन्ड को इस तरीके से, जो आपका पॉजिटिव वाला एलिमेंट है उसको मैं ऐसे प्लस साइन की प्लस आ जाता है, स्विफ्ट काटते हैं तो ये प्लस आ जाता है, और जहाँ पे एरो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस तरीके से हम लोग पोलैरिटी को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। बट डायपोल मोमेंट हर बार कोई वैल्यू आपको देकर ही देगा, ये गारंटी नहीं कर सकता। डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 भी आ सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं BeF2, अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये इस तरफ एटलेट खींच रहा था, मतलब इसकी जो पोलैरिटी थी कुछ ऐसे जा रही थी, और इसकी इस तरफ जा रही थी, इक्वल और अपोजिट हो गए, इसलिए हमारे पास BeF2 का डायपोल मोमेंट क्या आ जाता है 0 आ जाता है, क्योंकि जितना इधर आ रहा है इतना इधर आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आती है नेट वैल्यू क्या आती है 0। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग कहोगे अच्छा सर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री लग रही थी, जितना उधर खींच रहा था उतना इधर खींच रहा था, इसलिए 0 हो गया। मैं आप लोगों को एक केस और देता हूँ, BF3 का दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, यस BF3 का दे रखा है। अब ये कहता है कि आपके पास ये जो BF3 है, जो इसका डायपोल मोमेंट है, ये भी हमारे पास कितना आता है 0 आता है।
अब इसका डायपोल मोमेंट कैसे जीरो आएगा? ये तो हमारे पास इक्वल और ऑपोजिट नहीं है, नहीं बेटा, ये भी आप लोगों के पास इक्वल और ऑपोजिट है, बट यहाँ पर आप लोगों को वेक्टर मेथड को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्चुअल में इस BF3 के स्ट्रक्चर में हुआ क्या है कि जो आपके पास इसकी और इसकी वैल्यू है ना, इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल और ऑपोजिट है, यानी कि इन तीनों की वैल्यू अगर मैं चेक करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट पाई गई इस एक की वैल्यू के। और अब ऑब्वियसली बात है, इसे मान के चलो इसका 1 था, इसका 1 था, लेट्स से इसका 2 था, ऐसी कुछ कहानी आई थी, तो इसका +1 इसका +1 देखा गया और इसकी -2 थी लेट्स से, तो क्या हुआ? इक्वल ऑपोजिट हो गई। तो इस केस में हमारे पास बेसिकली वेक्टर एडिशन करना होता है, यानी कि अगर आपसे बोलेगा ना कि आपको एक का डायपोल मोमेंट इतना दे रखा है, एक का डायपोल मोमेंट इतना दे रखा है, तो बताओ इसका कितना आएगा? तो आपको वही डायपोल मोमेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि नेट डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा वाला, जिसमें आपको इसका एंगल दिया होगा, बिकॉज इट इज एडेड बाय वेक्टर मेथड ऑफ एडिशन। तो इसलिए यहाँ पे BF3 का रिजल्टेंट भी 0 होता है, क्योंकि इन दो वाले जो FF होते हैं, जो एक साइड वाले होते हैं, ये बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट होते हैं इसके, तो आपके पास इसकी भी नेट वैल्यू कितनी आती है? 0 आ जाती है। लेकिन हमारे पास H2O का हमारे पास अगर कंपाउंड दिखाया गया है तो देखो H2O में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से था, ये H था और ये H था। अब ये इक्वल और अपोजिट नहीं थे, तो एक्चुअल में इसकी कोई वैल्यू आई थी। अब जो इसकी वैल्यू आई थी, इसका रिजल्टेंट डायपोल फिर घर जाएगा, तो ये आपके पास क्या जा रहा है? इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारे पास इसका इस तरीके से जाता है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ बॉन्ड लेंथ नहीं, उनका अरेंजमेंट भी बात का डिपेंड करता है कि डायपोल मोमेंट कैसे आएगा। देखो यहाँ पर अरेंजमेंट अगर इस तरीके से ना होकर तीसरा भी अगर इधर आए तो तीनों ऐड हो जाते हैं, तो उनका अरेंजमेंट भी हमारे स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट है, स्पेस में किस तरीके से अरेंज कर रखे हैं, वो आपके डायपोल मोमेंट को डिस्क्राइब करता है। डायपोल मोमेंट में जनरली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आप लोगों के पास पाया जाता है, ठीक है। अब एक आपके पास आप अपना अगला पेज करेंगे तो NH3 और NF3 का डायपोल मोमेंट के बारे में केस बताया जा रहा है, और यहाँ पर आपको देखना है कि NH3 और NF3 में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। आप लोग देखेंगे कि आपके पास जो NH3 का डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है NF3 से। स्कूल में आपका एग्जाम जो भी होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपके NH3 का डायपोल मोमेंट क्यों ज्यादा है NF3 से। तो बेटा एक्चुअल में यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को देखना है। एक्चुअल में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि N के ऊपर इस तरीके से एक लोन पेयर होता है, और मैंने आपको बताया था लोन पेयर को आप ऐसे बनाना। तो ये आपके पास लोन पेयर हो गया, और ये मैंने 3 H बना दिए, 1 H 2 H और 3 H, राइट। सिमिलरली मैं NF3 का ही बनाऊंगा, तो मेरे पास ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे, सॉरी ऐसा नहीं NF3। तो ये हमारे पास देखो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आपको, राइट। बस यहाँ पे अंदर किसका है? एक H का और एक N का, और तो कोई अंतर नहीं है। अब देखो बेटा H और N में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास डायपोल मोमेंट का चार्ज है जो जिस तरफ शिफ्ट हो रहा है वो H से N की तरफ होगी, कि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मैंने आपको अभी यही तो बताया था, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ आपका जो चार्ज शिफ्ट होगा। तो इस तरफ N के पास शिफ्ट हो रहा है, इसमें भी N के पास शिफ्ट हो रहा है, और इसमें भी N के पास शिफ्ट हो रहा है, और इनका रिजल्टेंट भी हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। अब स्ट्रक्चर अगर सेम है तो रिजल्टेंट तो इसका भी ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, बट नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये जो चार्ज आ रहा होगा ये कुछ इस तरफ आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्टेंट और आपका डायपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे के इफेक्ट कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट इन नेचर है। इनका रिजल्टेंट और चार्ज सेम डायरेक्शन में, तो ये एड अप हो जाते हैं और इनकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। NH3 का डायपोल मोमेंट 4.9 पाया गया और NF3 का डायपोल मोमेंट 0.8 पाया गया। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास बोला गया, देखिए एनसीईआरटी ब्लैक लाइन से फजान रूल लिखने को आ जाता है और आपसे पूछा जाता है फजान रूल क्या होता है, तो आपको एनसीईआरटी के यही पॉइंट जो आपके आगे हैं, जो ब्लैक लाइन से आगे दिए गए हैं, यही है
कि द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता और कोई भी बॉन्ड हमारे पास 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता। तो आयनिक बॉन्ड में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है और ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं फजान के। तो सबसे पहला कहता था स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, यानी कि जितना कैटायन छोटा होगा और लार्जर द साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ पर देखिए एंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि जितना छोटा कैटायन होगा, जैसे Na और Cl हो गया और Na और Br हो गया, Na और I हो गया। अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा बेटा, NaI में। स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर साइज ऑफ एनायन विल फेवर द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। बन तो इनमें आयनिक बॉन्ड रहा है पर आपसे पूछ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन विल फेवर द कंडीशन। नेक्स्ट देखिए ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, यानी कि अगर मैं NaCl का लेता हूं और एक MgCl2 का लेता हूं तो हमारे पास किसका ज्यादा होगा, Mg का। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कहता है फॉर द कैटायंस ऑफ सेम साइज, हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1d NH0, अगर मैं इनकी बात करता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा Cu पॉजिटिव, इसे कैसे हमारे पास N-d 10 तक थे, NH0 था, एक्सेप्शन थी ये भी। Zn2 पॉजिटिव, ये भी हमारे पास है। Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहती है, लेकिन S में कुछ, इवन 10 ही लिखो, S में कुछ नहीं रहता, ऐसे कंपाउंड्स आपको बहुत हाईली कोवेलेंट इन नेचर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगला पॉइंट, द कैटायन पोलराइजेस द आयंस। ये मैं आपको करा चुका हूं, कैटायन क्या करेगा। पोलराइजेशन क्या होता है, बेसिकली कितना चार्ज को अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जितना बड़ा चार्ज होगा उतना आपका पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ग्रेटर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। सेम केस आपके पास नेगेटिव के पास भी है, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। तो इस तरीके से आप लोगों के पास अगर पोलराइजिंग पावर पूछेगा, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं एक ग्रुप में अगर बात करता हूं, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Rb पॉजिटिव, अब आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर किसमें ज्यादा होगी, Rb में। नहीं बेटा, इस केस में Li के पास ज्यादा होगी। सेम ग्रुप, मैंने क्या बोला था, पोलराइजिंग पावर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज सब पे प्लस सेम ही है ना। अगर मैं कहता कि हमारे पास ग्रुप में Li और Mg2 पॉजिटिव, इसके केस में ये होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, Li छोटा है, इसका चार्ज काफी बड़े डोमेन में फैला हुआ है, Li का चार्ज इतने से डोमेन पर ये पॉजिटिव है और इसका चार्ज इतने बड़े डोमेन पर ये एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थोड़ी है, पोलराइजिंग पावर तो इसकी ज्यादा है। ऐसे यानी कि जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, आपके पास कम हो जाती है। ठीक है, तो आप अब मेरे को बताओ LiCl, NaCl, KCl और RbCl अगर ऐसे बने तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किसमें है, LiCl में होगा। सेम रूल आएगा ना बेटा, इसमें पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा और जिसका जितना पोलराइजिंग पावर उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी हमारे पास LiCl के केस में ज्यादा देखा जाएगा। तो ये आपके पास आता है डिटरमाइंस द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, यानी कि पोलराइजेशन डिटरमाइंस द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी के साथ हमारे पास ये पोलराइजिंग पावर वाली टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, और वो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे Li पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, इनमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, अब Al3 पॉजिटिव, क्योंकि अब हमारे पास चार्ज बढ़ गया है वन के टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेस पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग BSEPR यानी कि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिपल्शन थ्योरी की शुरुआत करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।